Hi student, most welcome in the first lecture of electricity for NDA. You can download the notes of this lecture from exam.com/13426. So start करते हैं बेटा। फर्स्ट लेक्चर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में हमने ये वाले टॉपिक्स लिए हैं। ये वाले सारे जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनडीए सिलेबस है। आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे तो वो उन बुक्स में जो टॉपिक दिए गए हैं वो वाले आपके टॉपिक स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनडीए सिलेबस नहीं है। उनमें कई सारे टॉपिक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो वो जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं लिए या नहीं पढ़ा रहे हैं वो सारे आपके एनडीए के सिलेबस में नहीं है। तो हम इसमें कौन कौन से डिस्कस करेंगे। पहला आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, फिर बेटा होगा इंसुलेटर कंडक्टर, फिर करंट कैसे फ्लो होता है एक वायर में, फिर कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखेंगे हम, फिर टाइप्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओम्स लॉ एंड रजिस्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर का फिर क्या होता है रेजिस्टेंस के बेस पे डिफरेंस, और फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये इतनी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम दूसरा लेक्चर लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इसके आगे की जो भी चीजें होंगी वो हम उसमें कवर करेंगे। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें 2 to 3 क्वेश्चन हर साल लगभग आते हैं आपके एनडीए में, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कुछ भी उसमें ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के नहीं पूछता है। पहला तो एक आपका ओम्स लॉ पे क्वेश्चन होता है, और दूसरा वो क्वेश्चन कहीं और से पूरी इलेक्ट्रिसिटी में पूछ सकता है, या दोनों क्वेश्चन कहीं और से भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ओम्स लॉ में सिंपल सर्किट होते हैं, सिंपल वोल्टेज या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को बोलता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप दोनों लेक्चर बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद आपको कोई और बुक या कहीं और से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम इस लेक्चर को लेने के बाद एनडीए क्वेश्चन करेंगे, वो इसके बाद हम मस्ट डू प्रॉब्लम करेंगे, जो प्रॉब्लम इस थ्योरी से रिलेटेड होगी। इसके बाद फिर आप एनडीए क्वेश्चन करना आप पाएंगे कि खुद ही आप वो सारे क्वेश्चन करने के एबल हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 to 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। हर साल ही लगभग आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो जहां 30 से 25 क्वेश्चन आ रहा है बेटा, 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। और इन क्वेश्चनों को छोड़ना, इजी क्वेश्चनों को छोड़ना आपको बहुत ज्यादा लॉस करवा सकता है एग्जाम में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये तो रही बेटा एग्जाम की बात। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, या तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेबोरेटरी में करके डेवलप की गई है, और जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है आपको एनर्जी को ट्रांसफर करने का। सिर्फ आपको वायर की जरूरत पड़ती है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी हुई। अब दूसरी देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप की आपकी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। पहला आपका है स्टैटिक, दूसरा आपका है बेटा करंट। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट। मतलब अगर आपका चार्ज जो है वो आपका रेस्ट में है, या स्टैटिक में बोलूं कि स्टैटिक है, रुका हुआ है, तब जो इलेक्ट्रिसिटी उसके कारण से प्रोड्यूस होती है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कब कहते हैं उसे? जब आपका चार्ज मोशन में है, तब उसके कारण जो करंट है और उसके कारण जो इफेक्ट है वो सारे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील करते हैं। और उसकी जो मोशन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
अगर मैं इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दूं तो जैसे हम किसी रॉड को जब हम वूल से रगड़ते हैं बेटा, तो उसमें रॉड में सपोज दैट नेगेटिव चार्ज आता है, वूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आपका, ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो फिनोमेना हुआ, ये हमने रगड़ा और रगड़ के अलग कर दिया, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो फिनोमेना हुआ वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आया। यहाँ पर चार्ज ये प्लस वाला यहीं पर स्टैटिक है, माइनस वाला यहीं पर स्टैटिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, अगर मैंने इस मेटल के अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन करने लगेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिसिटी को मैं बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, बस स्टैटिक हो गए। तो इस तरह के एग्जाम्पल रगड़ने पर या फ्रिक्शन पर या इंडक्शन पर जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। और जितने भी वायर में हम करंट निकालते हैं या हीट निकालते हैं, वो उन सारे फिनोमेना को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे। तो ये तो रही बेटा स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने बोला आपको ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। अब बेटा हम इस वाले चैप्टर में ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, the phenomena and effect due to the motion of electron। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कौन कौन से फिनोमेना और इफेक्ट्स होते हैं वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तब उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको स्टडी करते हैं। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम एक हेडिंग आपकी ले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मोशन कर रहा है वो होता क्या है। हालांकि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपके समझाने के पर्पज से यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। कुछ जो वर्डिंग्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है, कई बार पूछ ली जाती है जनरल चीजें। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है और जिसका मीन्स होता है अंबर। अंबर बेटा क्या होता है, ये एक पेट्रीफाइड ट्री होता है। और ये ट्री क्यों लाइट में आया, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी थी well known as that if we rub in amber rod with a piece of wool। मैंने एक अंबर की ट्री की एक रॉड बनाई, अंबर रॉड, और अब अगर मैं वूल के साथ इसे रगड़ूंगा तो ये एक तरह का फिनोमेना दिखाता था। ये मैंने अगर रगड़ दिए और रगड़ के बेटा सपोज यहाँ मैंने रगड़ दिए और फिर मैंने ये अलग कर दिए, अब ये क्या होता था बेटा, अंबर अट्रैक्ट्स ए स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लेवल्स और पेपर। बेटा बहुत छोटे छोटे स्मॉल पेपर्स को ये अट्रैक्ट करने लगता था। ये वाला जो अंबर होगा ये अट्रैक्ट्स करने लगता था। ए पीस ऑफ हार्डर रबर और ग्लास रॉड और ए प्लास्टिक कॉम्ब रबर रब्ड विद क्लोथ्स डिस्प्ले द अंबर इफेक्ट। ये तो था अंबर इफेक्ट। अब अगर आप बहुत किसी हार्ड रबर को अगर आप वूल से रगड़े या ग्लास रॉड को रगड़े बेटा, अगर आप शीशे का ग्लास है उसे भी रगड़ सकते हैं, या आप प्लास्टिक का कॉम्ब जो हर घर में मिल जाएगा उसे आप बेटा वूल से रगड़े, तो उसमें जो इफेक्ट होता है वो जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है उसे कहते हैं अंबर इफेक्ट। तो ये बहुत स्टार्टिंग की बात थी जब इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं सर्च हुआ था, तो उस समय ये फिनोमेना देखा गया था कि अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ये फिनोमेना जरूर देख लिया था उस समय कि इसे रगड़ने पर कुछ ऐसे होता है और रगड़ने के बाद ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करने लगता है। और इसी तरह के अगर हम हार्ड रबर लें या ग्लास रॉड लें या प्लास्टिक
का कॉम्ब ले तो वो भी इसी तरह का फिनोमेना शो करता है। तो वहां से सिर्फ अंबर के कारण उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, और जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बाद में आया वो भी इलेक्ट्रॉन से ही आया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का फिर जो चार्ज था, जो चार्ज की यूनिट थी बेटा, वो उसी समय कूलॉम दी गई थी। अब इसका फिनोमेना होता क्या है, ये ऐसा होता क्यों है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डिटेल में जो हम है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा क्या होता है, आपके जो कोई भी एटम होता है तो उसके अंदर बेटा पॉजिटिव ये प्रोटॉन्स रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सेल्स में बेटा मोशन करते हैं। जैसे ये आउटर सेल्स हैं। लाइक अगर मैं सबसे पहली वाली की बात करूं तो ये 1s होगी, ये 2s होगी। तो 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन हो ये होगा, एक की स्पिन इस साइड होगी और एक की मोशन इस साइड होगी। फिर दूसरी सेल में 2 होंगे, फिर आपका 2p आएगा। इस तरह से जो सेल आपने पढ़ी है उन सेलों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ मेटल्स में या हम बोले कुछ मटेरियल्स में ये क्वालिटी होती है कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही सेल्स बनती चली जाएंगी। इस बाहर सपोज दैट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दे दें तो ये सेल तोड़कर फ्रीली मूव करने लगता है बॉडी में। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब जब ये फ्रीली मूव करता है तो हम इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कन्वेंशन के लिए बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है उसे कन्वेंशन के लिए बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज। सर उल्टा क्यों नहीं बोलते? बेटा आप उल्टा भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल सकते हो, न्यूट्रॉन को नेगेटिव बोल सकते हो, लेकिन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उससे आप डिफर कर जाओगे इसे उल्टा बोलने के बाद। तो ये सिर्फ एक कन्वेंशन लिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के लिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बोल दिया गया है। तो इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं बेटा, इसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकलने की। अब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के बेटा कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे ये बाहर वाली सेल है तो पहला मेथड हो सकता है कि मैं इस मटेरियल को हीट दे दूं, डायरेक्टली ही एनर्जी दे दूं, ये एनर्जी ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा बेटा मेरा मेथड होता है फ्रिक्शन। जब मैं रगड़ूंगा दो सरफेसेस को तो उन दोनों सरफेसेस में बेटा हीट प्रोड्यूस होगी उतने ही सरफेस के पार्ट में, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, इस आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को आपको एनर्जी मिल जाती है और ये फ्रीली मूव करने लगता है, और ये दूसरी वाली सरफेस पे फ्रीली मूव करके चला जाता है। फिर तीसरा होता है बेटा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक चार्ज है ऑलरेडी पॉजिटिव, इसके पास न्यूट्रल कोई रख दिया मटेरियल जो कि कंडक्टर है, तो ये बेटा क्या करेगा, अगर मैंने इसके पास रख दिया तो ये, अब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये न्यूट्रल, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया। मतलब इंड्यूस होके इस पर चार्ज पॉजिटिव इधर भी आ गया क्योंकि मैंने यहाँ इसको साथ साथ रख दिया। या बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेरियस मेथड होते हैं। इसके बाद के जो मेथड है बेटा वो हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी की मेनली जो मुझे समझाना है वो फ्रिक्शन वाला मेथड समझाना है। फ्रिक्शन वाले मेथड पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रिक्शन वाले मेथड में हीट बेटा वो प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल छोड़कर दूसरी सेल में दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है। अब बेटा होता क्या है, अब सपोज दैट ये आपकी रॉड है और ये आपकी वूल है। अब मैं बोल रहा हूं जो एनडीए में क्वेश्चन आया बेटा वो क्या आया, आप देखिए उन्होंने बोला कि पहले मैंने रॉड को वूल से रगड़ा और फिर मैंने अलग कर दिया, फिर रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप ये बताएं कि चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, और ऑप्शन बेटा क्या थे कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम
wool to rod, positive charge transfer from rod to wool, और negative charge transfer from rod to wool, और negative charge transfer from wool to rod। पहला जब आपने देखा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू रॉड, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो वुल से यहाँ ट्रांसफर हो गया है। स्टूडेंट्स को लगा नहीं ये तो गलत है, पॉजिटिव चार्ज बेटा नहीं ट्रांसफर हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू वुल, पॉजिटिव चार्ज रॉड टू वुल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ चला गया है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये वाली जो बॉडी नेगेटिव है। ये सोचकर कई स्टूडेंट्स ने, मैं उनकी स्टूडेंट्स की सोच बता रहा हूँ, ये वाला टिक कर दिया, लेकिन ये बेटा सरासर गलती, नाइंसाफी है। इस तरह से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूँ। पहला आपका ऑप्शन है कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर वुल टू रॉड, अगर वुल से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता भी रॉड पर, तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था बेटा, लेकिन आ रहा है नेगेटिव चार्ज। वो एक गलती है। दूसरी गलती ये है बेटा, मैंने अभी बहुत आपको ध्यान से और प्यार से समझाया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव आयन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उसके ट्रांसफर होते हैं। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो खुद ही आपके गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन्स का आपको किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता। फिर आपने अगर ये समझ लिया तो क्वेश्चन बाकी इजी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। आपको बोला हुआ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू वुल, रॉड टू वुल अगर बेटा ट्रांसफर होता तो वुल पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया होता, ये भी नहीं हो रहा है। लास्ट ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर वुल टू रॉड, वुल से रॉड में नेगेटिव चार्ज गया है, इसीलिए इस पर नेगेटिव आ गया है, ये वाला बेटा सही है। तो आप देखिए एनडीए में किस तरह से स्मार्ट अप्रोच यूज करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ये बेटा एनडीए का क्वेश्चन था, एनडीए 16 का ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट देते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहला बेटा है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि इसके अंदर मैंने कन्वेंशन के लिए पॉजिटिव चार्ज दिया है, और कन्वेंशन के लिए ही मैंने इसके बाहर के जो चार्ज होते हैं उनको निगेटिवली चार्ज बोला हुआ है। तो पॉजिटिव तो कितने टाइप के बेटा चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गया एक, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया जिसे मैं इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, जिसे मैं प्रोटॉन बोलता हूँ। एक बेटा न्यूट्रॉन भी होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, या हम बोले न्यूट्रल होता है या नो चार्ज होता है। अब अगर कोई चार्ज ही नहीं होता है तो बेटा उसे हम टाइप्स ऑफ चार्ज में नहीं इंक्लूड कर सकते, कि कोई चार्ज ही नहीं है तो वो कौन सा टाइप होगा, है ना। तो ये बेटा ये हो गया। दूसरा है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, हमेशा बेटा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूसरे को रिपेल करेंगे ये, और अब चाहे सेम पॉजिटिव हो चाहे सेम नेगेटिव हो, ये दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट हो बेटा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। तो ये इनकी बेसिक कन्वेंशन की क्वालिटी होती है फोर्स लगाने की, इसीलिए हमने कन्वेंशन लिया है ताकि हमें ये पता चले कि कौन से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और कौन से चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। दूसरा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ना तो चार्ज आप बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे मैं बोल रहा था कि ये रॉड है, ये बुल है, और मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मैं बोलूँ बेटा अब इस पर कितना चार्ज हो गया, फाइनली कितना चार्ज आ गया, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज आया होगा ऑब्वियसली। अब मान लो मैंने बोला कि 30 इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ आ गए, तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, और बोलूँ कि n इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से आ गए, Ne। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कुछ नहीं होता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इस तरह से। तो चार्ज को जो हम लिखते हैं वो Ne में लिख सकते हैं, चार्ज को हम क्या नहीं लिख सकते,
हम ये नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बात गलत हो जाएगी कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए मैंने चार्ज जो हुआ वो आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन बेटा एक पूरी अपने में एक फिनोमेना दिखाता है, तो वो आधा वो चीज नहीं हो सकती। हम क्वांटाइजेशन के लिए ये नहीं लिख सकते कि प्रोटॉन का जो चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि चार्ज प्रोटॉन के लिए ट्रांसफरेबल ही नहीं है, प्रोटॉन में ट्रांसफर नहीं होता है। या हम ये भी नहीं लिख सकते N+, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम नहीं लिख सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही होता है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स की। फिर जो मैं पॉइंट्स बोल रहा था कि ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इज ओनली बाय इलेक्ट्रॉन। कहीं से भी बेटा कहीं भी चार्ज जाएगा, चाहे बूल से रगड़ने पर इस पर चार्ज जाए, इस पर चार्ज जाए, या यहाँ पर चार्ज आए, बेटा कोई भी चार्ज कहीं पर भी आएगा वो सिर्फ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। जिसका मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो आप ध्यान रखें कि हमेशा हमेशा ही वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। हमारे नोट्स में ये पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अगर आप एनडीए में जाएंगे तो श्योर है कि आप वो गलती नहीं करेंगे जो सारे स्टूडेंट्स ने की थी। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर रॉड से कभी इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई ऐसा मटेरियल लग गया जो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, बल्कि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये बेटा मैंने कुछ चार्ज के फिनोमेना और प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर होते क्या हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें कंडक्टर इंसुलेटर बोलते हैं। तो बेटा अभी तक हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने बूंद को बताया था आपको रॉड वाला कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रगड़ने के बाद। लेकिन बेटा हमने साइंटिस्ट ने कुछ ये देखा कि ये रॉड हो जब अंबर की और ये बूल के साथ रगड़ी जाए तब तो ये फिनोमेना होता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें रॉड को रगड़ने पर कुछ मटेरियल्स से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये बेटा नहीं आते। मतलब आप उन मटेरियल से कितना भी रॉड को रगड़ लें उन पर कोई भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो उन मटेरियल्स को अलग करने के लिए हमें इस कैटेगरी को बनाना पड़ा। तो जिनमें चार्ज का कंडक्शन होता है या चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम उनको बोलते हैं कंडक्टर, या दूसरी लैंग्वेज में कहें जिनमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है हम उन्हें बोल देते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो इस फिनोमेना के बेसिस पर या और करंट के फ्लो के बेसिस पर हमने जो डिवाइड किए मटेरियल्स को वो आपके दो टाइप के कर दिए कि ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, बाकी जिसमें नहीं हो रहा है वो आपका इंसुलेटर है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि इंसुलेटर मटेरियल के साथ अंबर की रॉड रगड़ने पर क्या होगा, तो बेटा कोई चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे वो है वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर आप कॉम को अपने हेयर्स में रब करें तब उनमें चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो कॉम होता है वो आपका छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन ये फिनोमेना बालों के साथ स्पेसिफिकली दिखाया जाता है। अगर आप किसी और के साथ इसे रब करें तो ये फिनोमेना नहीं होगा। लाइक आप लकड़ी के साथ कॉम को रब करें तो ये वाला फिनोमेना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा मटेरियल है वो आपका इंसुलेटर है। ये वाला तो कंडक्टर है लेकिन ये इंसुलेटर है, तो इसीलिए अगर एक भी इंसुलेटर होगा तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो बेटा कंडक्टर यहीं से आया। तो कंडक्टर को क्या कहते हैं? विच सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। जिन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी फ्लो होता है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कंडक्टर होते कौन कौन से? ऑल मेटल्स। आपने जितने भी पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में मेटल पढ़े हैं वो सारे मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं। वो सारे मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में हेल्पफुल होते हैं।
कुछ आपके मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन, जैसे आपने कुछ भी पढ़े हो Na+Cl-, मतलब जो भी आयोनाइज्ड हो सकते हैं, जो भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशन भी आपका कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये क्योंकि आयन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्शन से। मेटल्स क्यों होते हैं कंडक्टर? क्योंकि इनकी आउटर सेल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए आपके जो होते हैं वो मेटल सारे ही कंडक्टर होते हैं। एक बेटा और है कि ह्यूमन बॉडी, ये बेटा एक फिनोमेना देखा गया है कि ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर है, और यही वजह है कि हम लोगों को जल्दी करंट या उसका झटका लग जाता है। ये बेटा बहुत अलग सा फिनोमेना है। अगर आप देखें कि मेटल आप देखें कि हीट का ट्रांसफर करेंगे, तो हाँ, हीट का सारे ट्रांसफर करते हैं। अगर हम एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सॉल्यूशन का एक पार्ट गर्म करें, नीचे से गर्म करें, तो ऊपर वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप अपना एक हाथ गर्म करें तो आपका दूसरा हाथ कभी भी गर्म नहीं होगा। तो ये बड़ा अलग सा ह्यूमन बॉडी का नेचर है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इतनी अच्छे से करेगी कि अगर आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ रख दें तो आप ही जान सकते हैं कि कितने अच्छे से करेगी। तो ये एक अलग सा फिनोमेना है ह्यूमन बॉडी का, आप थोड़ा सा इसे याद रखें। फिर बेटा है ऑल कंडक्टर्स लाइक मेटल हैव some electrons which are loosely by the nucleus of atom, these electron called free electron। जो मैं बोल रहा था कि इनमें क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की आउटर सेल्स में होते हैं, इसके कारण ये वाले जो मेटल्स हैं वो ये फिनोमेना शो करते हैं। तो ये बेटा कुछ मैंने डिस्कस की आपकी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। अब बेटा कुछ डिस्कस कर लेते हैं आपकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज। तो इंसुलेटर बेटा क्या होता है? द इंसुलेटर आर द मटेरियल इन विच द चार्ज करंट फ्लो, चार्ज आपका फ्लो नहीं हो सकता, ये वाला। फिर दूसरी बात कहें हम, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो इसमें बेटा कौन कौन से आपको मटेरियल पता है? एक तो लकड़ी आपकी होती है, वुड होती है। दूसरा आपकी होती है बेटा रबर, या हम कहें प्लास्टिक होती है। वुड के साथ बेटा हम कहें कि पेपर होता है, क्योंकि आपका पेपर भी लकड़ी से ही बनता है। फिर दूसरा बेटा हम कहें ग्लास, ग्लास में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फिर हम कहें बेटा कॉटन, आपके कपड़ों में भी आपने देखा होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये वाले बेटा जो कुछ मेटल है, इनके साथ आप ध्यान रखें कि अगर इनके साथ में रॉड को, अंबर की रॉड को रगड़ूंगा तो इनके साथ आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। चाहे ग्लास के साथ रगड़ लीजिए, रबर के साथ रगड़ लीजिए, और कई प्लास्टिक भी होती हैं, उनमें मोस्टली प्लास्टिक्स में नहीं होता है, लेकिन जो कॉम की प्लास्टिक होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसकी अगर स्टडी आपको कॉम ही ज्यादातर एग्जांपल देता है, तो आप कॉम को मानकर चलें। बाकी प्लास्टिक्स में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक होती है, लेकिन उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है। पेपर है या ड्राई वुड है, उन सब में नहीं होता है। फिर किसमें नहीं होता? इन केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर लाइक गैस, एवोनाइट, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स बाउंड टू नॉट टू मूव दैट। कुछ गैसेस में भी ये फिनोमेना होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इनमें क्यों फ्लो नहीं होते हैं? जैसे बेटा मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हों। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज ले लेता हूं। दो सब्सटेंस विच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होता है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा फिनोमेना रखते हैं जिनमें इतनी फास्ट इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो होता है और इतने स्लो भी नहीं होता है, इनके मिडिल में आपकी कंडक्टिविटी होती है। जैसे इसमें अगर 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन किसी में 30 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो, या ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 है।
तो इन दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी होती है उसको बेटा हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं कुछ मटेरियल को। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए तो आप उसे बता सकते हैं कि उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर में जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, मतलब वो जो पूरा आपका ब्लॉक है वो आ जाएगा CSIG, ऐसे करके ये सारे सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा भी नहीं होती और इतनी कम भी नहीं होती कि ये बिल्कुल इंसुलेटर हो जाए। तो इस तरह के जो फिनोमेना होता है वो एक और फिनोमेना होता है सेमीकंडक्टर, ये मैंने आपको बताया। मैं डिस्कस कर रहा था कि बेटा इनमें क्यों ये कंडक्टर नहीं होते। तो कंडक्टर होने वाले बेटा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके आउटर सेल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देकर हम बाहर निकाल सकते हैं, वो आउट सेल्स को छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं, तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन जो भी इंसुलेटर होते हैं इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाउंड होते हैं या इतने ज्यादा एनर्जी से बाउंड होते हैं कि हम नॉर्मल जो कन्वेंशन से जो फ्रिक्शन से एनर्जी दे सकते हैं, नॉर्मल कन्वेंशन से, उनसे इनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। मान ली हमने फ्रिक्शन से एनर्जी देने की कोशिश करी तब भी ये फ्री नहीं हुआ, हीट करने की कोशिश करी तब भी फ्री नहीं हुआ, या कुछ और करने की कोशिश करी इंडक्शन तो भी ये फ्री नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी से इतनी ज्यादा एनर्जी से बाउंड होते हैं तो ये फ्री नहीं होते, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कभी ना कभी तो ये फ्री हो ही जाएंगे, कभी ना कभी एनर्जी तो इनमें हो ही जाएगी। हाँ, ये बात सच है, आप सही कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो बेटा हो ही जाएगी। सपोज दैट कोई ग्लास है, अब ग्लास का मैंने आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को फिलहाल तो नहीं कर रहा है वो कंडक्टर, तो अब फिलहाल मैं इंसुलेटर क्यों बोलूंगा, क्योंकि बेटा ग्लास है या रबर है। अब तो हम बेटा इन सब चीजों को यूज करते हैं अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर के ऊपर प्लास्टिक देखी हो तो वो प्लास्टिक का टेम्परेचर कितना हो सकता है, नॉर्मल हमारे जो वेदर का टेम्परेचर है, मतलब 48 ले लो, 40 ले लो या 20 ले लो, 48 से 20, तो इस टेम्परेचर पर बेटा, इस टेम्परेचर पर बेटा उससे इतनी प्लास्टिक के आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगे। तो इतने टेम्परेचर पर बेटा वो जो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो आपकी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करती है, मतलब रबर हो या प्लास्टिक हो या ड्राई वुड हो, इस टेम्परेचर पर वो सारी इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। हाँ, ये बात सच है, अगर हम बहुत सारी उसे एनर्जी दे दें, वुड को बहुत सारी एनर्जी दे दें बेटा, तो उसमें हीट कंडक्शन हो जाए। लेकिन फिर बेटा क्या होता है, अगर हम बहुत सारी एनर्जी दे दें, लाइक अगर हमने वुड को बहुत ज्यादा हीट दे दी, हमने सोचा कि नहीं कंडक्शन करा के मानेंगे, तो बेटा हीट जो वुड होगी वो ही जल जाएगी, जो वुड होगी वो बेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब जो उसका मटेरियल था वो ही उसकी क्वालिटी नहीं रही, आपने इतनी ज्यादा हीट दे दी। तो सेम फिनोमेना प्लास्टिक के साथ होगा। अगर आप प्लास्टिक को कंडक्शन कराने के चक्कर में उसे हीट देते जाएं तो उनकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगी वो ही चेंज हो जाएंगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने कंडक्शन करवा भी लिया तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्लास्टिक में कंडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक तो अब वो रही ही नहीं, आपने इतनी हीट दे दी। तो आप बस नॉर्मल ये ध्यान रखिए कि रूम टेम्परेचर पर ये सारी चीजें होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बाउंड होते हैं कि हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते उसे रूम टेम्परेचर पर कि इनमें कंडक्शन हो पाए, इसीलिए ये सारी चीजें इंसुलेटर होती हैं। लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो फिनोमेना शो करते हैं कंडक्टिविटी में, उन सबको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये पूरा ब्लॉक ही इसमें आ जाएगा। तो बेटा ये हमने अब तक लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड चार्ज, और मैंने आपको बताया स्टैटिक एंड करंट के जो फिनोमेना होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, वो हमने थोड़े से ब्रीफ में डिस्कस करे थे। ये पहला लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ तक बेटा मैंने मटेरियल और चार्ज के फिनोमेना को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। एनडीए की जहां तक बात है, जो मैं बोल रहा था, रॉड और बुल के टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ही ध्यान से पढ़े। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है रॉड और बुल पर, और एक बात शायद उसने चुपके से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था, जिसमें एक जो मटेरियल था वो इंसुलेटर था और उसमें चार्ज फ्लो नहीं हुआ, तो उसने पूछा था कि क्या होगा अगर हम इन दोनों को रगड़ें। तो इन दोनों को रगड़ते ना बेटा, चाहे हम इंसुलेटर से रगड़ें या इंसुलेटर कंडक्टर से रगड़ें, कुछ भी नहीं होगा। अगर एक मटेरियल भी जिसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है
इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है तो दोनों मटेरियल में बेटा कुछ भी नहीं होगा। बस इन सबको कवर करने के बाद बेटा एक मैं और फिनोमेना बताना चाहता हूँ। एक फिनोमेना बेटा क्या होता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ सॉरी ये जो आपका पॉइंट्स था चार्ज वाले हेडिंग में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं यहाँ बताना भूल गया था। जैसे सपोज दैट मैंने कोई मटेरियल किसी मटेरियल से रगड़ा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो ये बेटा कंडक्टर है। अब मैंने क्या बोला कि इस सेम जैसे भी ये मटेरियल है इसकी सेम प्रॉपर्टी और सेम शेप वाला मैंने दूसरा मटेरियल इससे टच कर दिया। अब इसमें क्या होगा, कैसे चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बेटा आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स की मैं दिखा रहा हूं आपको। ये यहाँ से अट्रैक्ट करने लगा। अब अट्रैक्ट करने लगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला इस वाले ने यहाँ का अट्रैक्ट कर लिया तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा ऐसा होगा नहीं कि यहाँ वाला यहाँ को अट्रैक्ट करे, लेकिन मैं ये सिर्फ फिनोमेना बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लेते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ का जो चार्ज होगा वो कम होता जाएगा लगातार। तो यहाँ पर इधर अब बेटा कुछ दूर पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो जब मैं इन दोनों को फाइनली अलग करूंगा तो बेटा क्या होगा कि अगर मेरी सेम शेप में और सेम मटेरियल की बॉडी है तो इन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर भी जो कि बेटा कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका हाफ हाफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके माइंड में आ सकता है कि पूरा चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होता। पूरे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि बेटा जब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब ये जो चार्ज होगा वो दोनों पर हाफ हाफ हो जाएगा, Q/2 तब ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। मतलब ये वाला अगर पॉजिटिव चार्ज चाहे कि यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन उठा लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाने ही नहीं देगा, या मैं कहूँ कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को ये आसपास वाले ही पॉजिटिव चार्ज बाउंड करके रखेंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे जा ही नहीं पाएगा। जब आपका जब आपका जो चार्ज होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब बराबर हो जाता है, जब सारी प्रॉपर्टीज बेटा मटेरियल एक हो, सारी प्रॉपर्टीज उसकी मटेरियल की शेप डिजाइन सारी चीजें एक हो, चार्ज डेंसिटी, तभी ऐसा होता है कि हाफ हाफ ट्रांसफर होता है। अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि कितना ट्रांसफर होगा। तो एनडीए बेटा को क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने अगर बॉल को एक रॉड से ट्रांसफर रब किया या कोई स्फीयर को मैंने दो रब किया और उसमें एक स्फीयर को रब किया और दूसरे कंडक्टर स्फीयर के पास लाया तो उसमें बेटा क्या चीज का कंजर्वेशन रहेगा। अब यहां से आप देख के वैसे ही बता सकते हैं कि इस वाले में चार्ज आपका कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर टोटल चार्ज Q था तो दोनों पर बेटा Q/2 ट्रांसफर हो गया। सेम जो फिनोमेना है वो नेगेटिव चार्ज भी यही शो करेगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे कंडक्टर बॉडी से मैं उसे करता हूँ और अगर प्रॉपर्टीज सारी सेम है तो उस पर हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा। तो ये बेटा एक फिनोमेना था जो एनडीए में पूछा गया कि रब करने पे किस चीज का कंजर्वेशन रहेगा। तो बेटा आप लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, मतलब यहाँ पर अगर चार्ज आया तो इससे ही आपका चार्ज आया होगा। तो ये बेटा मैंने बताया, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो एनडीए में पूछी गई थी। तो बेटा फिलहाल इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद हम करंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे कि जो जब चार्ज आपका अभी तो मैंने चार्ज डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि ये चार्ज मोशन करेगा तब क्या होगा, ये चार्ज स्टैटिक रहेगा तब इसके क्या इफेक्ट होंगे, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग।